नमस्कार दोस्तों। आज मैं इतिहास के एक ऐसे पहलू पर बात करूंगा जिसके बोलने पर कई वर्षों तक प्रतिबंध था। आज भी कोई खुलकर इस विषय पर बात नहीं करता कि नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या के बाद अदालती जांच के दौरान दिए गए उसके बयान पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। हालांकि अब यह प्रतिबंध हटा लिया गया है, तब भी अनौपचारिक रूप से इसे एक निषिद्ध विषय माना जाता है। नाथूराम गोडसे एक शिक्षित युवक था और एक अखबार चलाता था। वो गांधी जी का भक्त था और उनसे एक पिता की तरह दीवानावार प्यार करता था। उनकी पुकार पर वो जेल भी जा चुका था। फिर ऐसा क्या हुआ था कि वो गांधी जी का हत्यारा बन बैठा और उसने ऐसा क्या वक्तव्य दिया था अदालत में कि उस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। दरअसल अगर उसके वक्तव्य पर प्रतिबंध न लगता तो कई असुविधाजनक प्रश्न कांग्रेस से किए जा सकते थे, जिनसे उनका नेतृत्व खतरे में पड़ सकता था। उनका जिक्र भी मैं अभी करूंगा। ये उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 3 महीने ही हुए थे। चारों तरफ कोहराम था, लूटपाट, हत्या और बलात्कार हो रहे थे और देश की नई नई आज़ाद हुई अनुभवहीन और लचर प्रशासन को समझ नहीं आ रहा था कि इस अराजकता, अव्यवस्था और उपद्रवों से कैसे निपटें। बेघर लोग जिनका सब कुछ लूट चुका था, एक बाढ़ की तरह शरणार्थी कैंपों में चले आ रहे थे। ये कैंप्स पर्याप्त नहीं थे उनके रहने के लिए। विश्व के किसी देश ने इतनी बड़ी संख्या में असहाय और लाचार लोगों की समस्याओं का सामना नहीं किया था। पाकिस्तान से निकाले गए हिंदू अपने देश से किसी चमत्कार की आशा कर रहे थे। उन्हें लगता था नेहरू और गांधी वहाँ पलके बिछाए खड़े हैं उनके स्वागत के लिए और उनके अपने देश जाते ही उनके सब दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। ऐसे कई सच्चे किस्से हैं जिनसे जनता का गांधी और नेहरू के प्रति रोष साफ उभरता दिखाई देता था। डीएफ काराका, जो एक पत्रकार था, उसे एक वृद्ध सिख बेमतलब विक्षिप्त अवस्था में शरणार्थी कैंप के आसपास घूमता दिखा। उसने अपनी मुट्ठी में एक कागज़ दबाया हुआ था जिस पर उसने उस हर चीज़ का नाम लिख रखा था जो वो पाकिस्तान में गंवा आया था। उसकी गाय, घर, चारपाई, बर्तन और पतीले, हर चीज़ के आगे उसका दाम लिखा था और नीचे टोटल। कुल मिलाकर उसका नुकसान 4500 रुपये का था। उसने काराका से कहा कि वो ये बिल अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार को देने जा रहा है क्योंकि वही उसके नुकसान की भरपाई करेगी। काराका ने पूछा, कौन सी गवर्नमेंट? वो भोला भाला सिख बोला, मेरी गवर्नमेंट। प्लीज़ साहब, आप बता सकते हैं कि मेरी गवर्नमेंट कहाँ मिलेगी? ऐसा नहीं था कि अमीर नहीं भुगत रहे थे। अमृतसर में एक सिख ऑफिसर ने अपने गैराज को एक निजी रिफ्यूजी कैंप में बदल दिया था। उसमें उसके 6 दोस्त रहते थे। 2 महीने तक वो सब लाहौर के करोड़पतियों में गिने जाते थे। अब वो निराश्रित थे, बेघर। एक ऑफिसर जो रिफ्यूजी ट्रेन को दिल्ली अनुरक्षक के रूप में छोड़ने जा रहा था, उसने एक संभ्रांत व्यक्ति को बुरी तरह रोते हुए पाया। उसने बताया कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था। सब कुछ? ऑफिसर ने पूछा। सिर्फ 5 लाख रुपए बचे हैं, उसने कहा। तो तुम तो अभी भी अमीर हो, ऑफिसर ने कहा। नहीं, उसके चेहरे पर घृणा थी। मैं इस पैसे की पाई पाई नेहरू और गांधी को मरवाने के लिए खर्च करूंगा। इस देशांतर गमन, माइग्रेशन में ऐसी कई दिल दहला देने वाली घटना हुई जिनके बारे में पोथियां लिखी जा चुकी हैं। ये इतिहास का सबसे बड़ा अंतर्देशीय गमन था। इतिहास के कई पन्ने ऐसे हैं जो लिखे ही नहीं गए। जो लिखे गए हैं उन्हें आधार मानकर हम उन पन्नों को खोजने की कोशिश करते हैं जिनमें सच छुपाए गए हैं। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सत्य और प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर है। इनमें मेरी कल्पना का लेश मात्र भी पुट नहीं है। सब कुछ ऐतिहासिक अभिलिखित दस्तावेजों पर आधारित है। जिन गांधी के प्रति लोगों में रोष उभर रहा था, वो कई बार देश को सांप्रदायिक दंगों से बचाकर बाहर ला चुके थे। चर्चिल के शब्दों में गांधी कुटिल और धूर्त थे, लेकिन जनता उन्हें मसीहा मानती रही थी। चाहे कितने ही कूटनीतिज्ञ और संत थे, पर थे तो इंसान ही। कई विसंगतियां भी थीं उनके व्यक्तित्व में, जिनका उल्लेख मैं अभी करूंगा। लेकिन ये भी सत्य था कि देश के तुरुप के इक्के वही थे। उन्होंने अकेले बंगाल के सांप्रदायिक दंगे बंद करवा दिए थे, जिन्हें काबू में लाने में
माउंटबेटन की सारी सेना असफल रही थी। बंटवारे के समय के वो सबसे गंभीर और भयंकर दंगे थे। माउंटबेटन ने कहा था कि गांधी जी बंगाल में उनकी वन मैन आर्मी थे। माउंटबेटन भारतीय राजनीति की मजबूरी थी। उसने इस मजबूरी का लाभ उठाते हुए पहले तो जल्दबाजी में बंटवारा करा दिया था और फिर नेहरू को बहला फुसलाकर कश्मीर समस्या को यूनाइटेड नेशंस में भिजवाकर एक स्थायी सरदर्द भारत को दे दिया था। जनवरी 1948 तक अर्थात स्वतंत्रता के 5 महीने के बाद तक अपने ही देश में एक ऐसी स्थिति बन चुकी थी जिसमें कट्टर विचारधारा वाले हिंदू और जो कट्टर विचारधारा के नहीं थे वे भी गांधी जी की नीतियों और उनके मुस्लिम समाज की ओर अनुचित झुकाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। एक बड़ा हिस्सा था जो गांधी जी की इज्जत करता था और वो भी मुखर स्वर में कहने लगा था कि गांधी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, पर पिछले कई महीनों से उनके विचार और नीतियाँ पुरानी हो चली थी। वो चाहते थे कि गांधी जी को अब देश की राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। नए भारत में उनकी पुरानी नीतियों की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। नहीं मानते तो उन्हें जबरन राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा से हटा देना चाहिए। उनके हिसाब से ये कार्य राष्ट्र हित में होगा। गांधी जी अपना रोल पूरा निभा चुके थे। अब उनका व्यक्तित्व और उनकी सोच देश की हानि कर रहे थे। उनके संन्यास लेने का समय आ गया था। समाज का एक बड़ा हिस्सा उनके आज़ादी के योगदान को मानते हुए भी चाहता था कि या तो उन्हें हट जाना चाहिए था या मर जाना चाहिए था। इस बदलते समय में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो गांधी जी को भी इसका आभास कराने जा रही थी कि उनके विचारों की और उनके काम करने की प्रणाली अब अप्रासंगिक हो चली थी। उस घटना का समागम, उसकी नींव पड़ रही थी माउंटबेटन के अध्ययन कक्ष स्टडी रूम में। ये 12 जनवरी 1948 की बात है। 1947 के अगस्त महीने में जब भारत आज़ाद हुआ था तब इंडिया की नगद राशि कैश रिजर्व्स केवल 4 अरब रुपए थे। तय एग्रीमेंट के अनुसार अग्रिम राशि के रूप में 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जा चुके थे। बचे थे 55 करोड़ रुपए। 12 जनवरी 1948 के दिन माउंटबेटन की स्टडी में माउंटबेटन, गांधी जी, नेहरू और सरदार पटेल बैठे थे और चर्चा चल रही थी जिसके केंद्र बिंदु थे गांधी जी। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल उन्हें मनाने की कोशिश में थे कि वो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए ना दें। उसके 3 कारण थे। वो रुपए नहीं मिलेंगे तो पाकिस्तान ठहर नहीं पाएगा, गिरेगा, ध्वस्त होगा और हिंदुस्तान पाकिस्तान फिर से एक हो जाएंगे। दूसरा उनका मानना था कि इन रुपयों से पाकिस्तान शस्त्र खरीदेगा और उन्हें हिंदुस्तान के विरुद्ध इस्तेमाल करेगा। ये बात सही थी क्योंकि पाकिस्तान को दिए 20 करोड़ में से 18 करोड़ भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध में जो कश्मीर में लड़ा जा रहा था खर्च हो चुके थे। केवल 2 करोड़ बचे थे। और सबसे बड़ा कारण लोगों में इस समय मुस्लिम समुदाय के प्रति रोष का होना था। हर रोज शरणार्थी जो दिल्ली में उतरते वो हत्या, बलात्कार और दरिंदगी के नए खूंखार किस्से लेकर आते। वातावरण विशाला हो चुका था। अगर गांधी जी अपनी प्रो मुसलमानों की तरफदारी वाले दृष्टिकोण के चलते ये रुपए पाकिस्तान को दिलवा देंगे तो लोग उनके विरुद्ध भड़क जाएंगे। आम लोगों का गुस्सा कई लोगों द्वारा गांधी जी के सम्मुख कई बार प्रत्यक्ष रूप से प्रकट भी हो चुका था। लोग हताश हो चुके थे, नारे लगाने लगे थे कि गांधी मरते हैं तो मरने दो, लेट गांधी डाई। कहा तो ये भी जाता है कि अगर नाथूराम गोडसे उन्हें नहीं मारता तो भी उनकी हत्या किसी भी हिंदू द्वारा कर दी जाती। इतना क्रोध था उनके प्रति। आम जनता में उनके प्रति इतनी निराशा जाग चुकी थी। अब प्रश्न ये उठता है कि जब विभाजन की प्रक्रिया चल रही थी तब गांधी जी कहाँ थे और इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा था कि द पार्टीशन ऑफ इंडिया विल बी ऑन माई डेड बॉडी, मेरे मृत शरीर पर ही ये भारत बटेगा। वो कहाँ थे, क्यों विरोध नहीं कर रहे थे और क्या सब चल रहा था, इसका जिक्र मैं अपने अगले एपिसोड में करूँगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस ज्ञानवर्धक और सच्चे विषय को आगे शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।